हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे के तार से। कश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। आज सबसे बड़ा मुकाबला है और यह बड़ा मुकाबला दिवाली से ठीक एक दिन पहले है। मतलब आज धमाका होगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। हिंदुस्तान का जो दर्शक है, जो क्रिकेट फैंस है, वो तो यही चाह रहे हैं कि इस सबसे बड़े मुकाबले में टीम इंडिया की जीत हो और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो भी यही चाहते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में हैं, हमारा दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि आज टीम इंडिया जीते, धमाका हो और दिवाली का जश्न एक दिन पहले मने। खैर, आज के मुकाबले में कौन सी टीम किस पर भारी है, किस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है, किस तरह की पिच है, कहाँ ये मुकाबला है, कितने बजे शुरू होगा और टूर्नामेंट का जो सफर है वो किस तरह से आगे बढ़ाएगी टीम इंडिया और पाकिस्तान, आज इस पर विस्तार से बात होगी हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है सबसे बड़ा मुकाबला। हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे के तार से। तो आज सबसे बड़ा मुकाबला है और ये मुकाबला है टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस मुकाबले का इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। मुकाबला अब से कुछ देर बाद तकरीबन 2 घंटे का समय है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम आपका तारुफ कराएंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मुकाबला है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह का जो एक इंतज़ार था, जो 1 साल पहले जो टीम इंडिया उतरी थी पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में ही, आपको याद होगा 24 अक्टूबर 2021 का वो दिन जब भारतीय फैंस को बड़ी निराशा हाथ लगी थी। पाकिस्तान ने जब पिछली बार जो T20 का वर्ल्ड कप था, हम यूएई में खेल रहे थे मुकाबला और पाकिस्तान की टीम ने हमको 10 विकेट से शिकस्त दी थी। तो आज मौका है कि भारतीय टीम बदला ले और हिसाब जो है वो उसको चुकता करे। लेकिन ये कुछ आसान नहीं होगा, काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो मुकाबला है वो काफ़ी हाई प्रेशर, हाई वोल्टेज मुकाबला होता है और जो प्रेशर इतना होता है खिलाड़ियों पे वो हावी हो जाता है, तो उस तरह का परफॉर्मेंस भी कई बार खिलाड़ी नहीं दे पाते हैं। लेकिन चूंकि दिवाली का मौका है और दिवाली से एक दिन पहले ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम चाहेगी कि वो जीत के साथ जो है टीम इंडिया को दिवाली का बड़ा तोहफा दे। खैर, इस मुकाबले को लेकर के किस तरह से क्या कुछ रहेगा, क्या होगा, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं हमको, अब हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हैं क्रिकेट कोच मनीष शुक्ला जी। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ केजी शर्मा जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। केजी भाई, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक खरे सर, क्रिकेट एक्सपर्ट। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से जो आज का मुकाबला है, पहले तो मैं चूंकि आप लोग भी बहुत बोलने को बेकरार होंगे, काफ़ी कुछ मन में होगा आपके, तो एक क्विक कमेंट आपका ले लेते हैं आज के मुकाबले को लेकर के। अभिषेक सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के मुकाबले को लेकर के? पहले देखिए शोभित, जो अगर हम आज के मुकाबले का एक लाइन में एनालिसिस करें तो वो मुकाबला है बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, यानी भारतीय बैटिंग का मुकाबला है पाकिस्तान की बॉलिंग से। यही बेसिकली इसका सार है क्या पूरी कहानी। अगर आप देखेंगे जितने भी मैच, अगर पिछले 1 साल में 2 साल में देखें तो जो भी मैक्सिमम मैच भारत ने जीते हैं, लगभग 80 से 90% मैच भारत अपनी बैटिंग की दम के जीता है। और सेम अगर देखें पाकिस्तान के केस में, तो पाकिस्तान अपने 80 से 90% मुकाबले बॉलिंग की दम पे जीतता है। तो ये मुकाबला अपने आप बॉलिंग वर्सेस बैटिंग हो गया। भारतीय बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया डेप्थ है। हाँ, हमारे ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि ओपनिंग तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉब्लम है। तो दोनों में से आज बॉलिंग चल रही है या बैटिंग चल रही है, सारा कुछ डिसाइड होगा इस बात को लेकर। जी, ठीक है। अभिषेक सर, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से मनीष जी, अभिषेक जी ने बताया, आपको क्या लगता है, आप आज के मुकाबले को लेकर के क्या सोच रहे हैं? जो आंकड़े हैं उन पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आज के मुकाबले को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आपका जो सवाल है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आंकड़ों का खेल आंकड़ों के साथ पास्ट में रह जाता है। हम करें प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें जी, तो जैसा कि अभिषेक जी ने कहा
कि आज का मैच, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप का मैच है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो सबसे बड़ा मैच इस वर्ल्ड कप का मैं तो यही कहूँगा। जी और रही बात इसकी, तो बैटिंग और बॉलिंग का ये मुकाबला मेनली रहेगा। जी भारत के पास बैटिंग स्ट्रेंथ है तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन आज के सिनेरियो में देखें तो आज जो भारत की जो ओपनिंग पेयर है या जी। स्टार्टिंग बैटिंग लाइनअप है जी। वो थोड़ी सी लैग कर रही है। जी रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्लॉट है वो अच्छा है और मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं करता है। जी तो उस हिसाब से देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ ये मेंटल स्टेटस का भी गेम रहेगा। जो टीम अपना नर्व होल्ड करके इस मैच को खेलेगी वही टीम इस मैच को जीतेगी। जी केजी भाई, आप क्या कहेंगे आज के मुकाबले को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये एक जस्ट लाइक प्रेशर कुकर मैच है जी कि इतना प्रेशर, इतना दबाव दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों पर रहेगा। और मैं समझता हूं कि दबाव जिस टीम ने अच्छे से हैंडल कर लिया वो मैं समझता हूं कि इस मैच को जीतने में कामयाब रहेगी। हम यदि, जैसे मनीष भाई कह रहे थे कि अतीत तो अतीत होता है, जी पिछला यदि देखें तो भारत पिछले 2-3 मैच से, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप का भी आपने जिक्र किया था कि उस वर्ल्ड कप में भारत 10 विकेट से हारा था, तो उसके बाद से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम थोड़ा दबाव में हमें दिखती आई है। पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा दबाव को अच्छा हैंडल कर रही है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यदि हम देखें, तुलना करें दोनों टीमों की, तो पाकिस्तान के पास में बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है, ओपनिंग पेयर जो है, जी वो पाकिस्तान को एक ऐसा स्टार्ट दे रहा है हर मैच में। जी। वो केवल इंडिया के ही अगेंस्ट की नहीं है, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट किसी भी मैच की बात करें तो पाकिस्तान पूरा का पूरा लगभग 80% जो पाकिस्तान का मैच होता है वो डिपेंड होता है बाबर आजम और रिजवान के ऊपर। और ये दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली रन भी बना रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं। आपने देखा आज की तारीख में पिछले 2 साल का यदि हम रिकॉर्ड उठा कर देंगे तो रिजवान के आसपास भी कोई नहीं है बैटिंग की यदि बात करें तो। जी। और भारतीय टीम को यदि ये मैच को जीतना है तो इन्हीं दोनों को ही सबसे पहले आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, खास तौर पर रिजवान और बाबर को, क्योंकि इसके बाद में मिडिल ऑर्डर का, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने और मनीष भाई ने जिक्र किया कि मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय टीम वहां पर हावी हो सकती है यदि दोनों ही ओपनर्स को भारतीय टीम सस्ते में चलता कर दे। भारतीय टीम की जहां तक बैटिंग की बात है तो मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्य कुमार और विराट कोहली तो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं ही, लेकिन सूर्य कुमार को मैं देखता हूं कि आज के मैच में सबसे बड़ा जो भारतीय टीम का तुरुप का इक्का जिसे हम कह सकते हैं वो सूर्य कुमार यादव साबित होने वाले हैं। ओके, ठीक है सर, मैं अब आगे आऊँगा, आपसे बात करूँगा। अभिषेक सर, आपका रुख करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी हमने देखा जो टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप, ठीक है अभी तो टीम इंडिया का आगाज़ करेगी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है, मतलब जो उलटफेर भी हमको देखने को मिला। 2 बार की चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज़ टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गई है, और कल का जो मुकाबला था आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया हार गई, न्यूजीलैंड ने धमाकेदार ढंग से उस मुकाबले को जीता। तो अभी तक हमने देखा है कि जो टीम टॉस जीत लेती है वो मुकाबला जीत लेती है। चेस टीम बहुत आसानी से हो जाता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के मैदान है, मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड है। किस तरह से देखते हैं कि जो मुकाबला आज होगा, टॉस कितना जो अहम रोल निभाएगा, और क्या कुछ जो काफ़ी चुनौतियां होंगी दोनों टीमों के सामने वो रहेंगी आज के मुकाबले में? देखिए शोभित, ऐसा है, टॉस का तो हमेशा से T20 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। और अगर हम पर्टिकुलर बात करें मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की, तो ये मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड अगर पिछले 10-5 इनिंग की हम बात करें, लगभग 10 इनिंग की बात करें, तो चेस करने वाली टीम ही जीत रही है यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, यहाँ पर विकेट बहुत फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रन यहाँ बन नहीं रहे हैं। पिछले 10 मैच को अगर आप देखेंगे तो एवरेज फर्स्ट और सेकंड जो इनिंग है उनमें लगभग 150-55 से लेके 170 के बीच में ही रन बन रहे हैं, और उसमें भी मैक्सिमम जो टाइम जीत रही है वो जीत रही है चेस करने वाली टीम। और उसमें भी एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि फर्स्ट जो इनिंग होती है, फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं, और सेकंड इनिंग में मेलबोर्न में बॉलर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, यानी चेस करने वाली टीम जीत रही है। तो इस बहाने से, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉस की भूमिका, कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो निश्चित तौर पर पहले बॉलिंग करना चाहेगी। और ये भारत के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉलिंग, आपने कहा कि पहले बॉलिंग करना चाहेगी, लेकिन जिस तरह से कल आपने देखा होगा न्यूजीलैंड ने 200 रन का जो टारगेट
किया। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी वो स्ट्रगल करती हुई आई, जो बल्लेबाजी का जो अटैक है कि जिस तरह से था जो ऑस्ट्रेलिया का, वो पूरी तरह से ध्वस्त रहा, कोई मतलब टक्कर नहीं दे पाई मुकाबले में। तो क्या लगता है कि इस तरह से भी कुछ चल रहा होगा कि हम टॉस जीतेंगे और पहले बॉलिंग करेंगे, उसके बाद ये मुकाबले को जीत जाएंगे? देखिए ऐसा होता है, जो टीम मीटिंग होती है उसमें लगभग हर कंडीशन पे बातचीत पहले ही हो जाती है कि अगर हम टॉस जीते तो क्या करेंगे, टॉस हारे तो क्या करेंगे। सारे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें वो अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, जल्दी विकेट गिरेंगे तो क्या करेंगे, अगर लंबी साझेदारी चलेगी तो, इस तरह की सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन उस पर भी जो उस पर्टिकुलर मैदान और पिच का जो पुराना रिकॉर्ड होता है उसको बहुत ध्यान से देखा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता ही निभाता है। तो यहाँ मेलबोर्न में जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेकंड इनिंग वाले को फायदा हो सकता है, एक आध मैच में उलटफेर हो जाए, क्योंकि देखिए T20 में तो क्या होता है कि 3 ओवर या एक बैट्समैन ही फर्क डाल देता है, और वो बैट्समैन कितना उन 3 ओवर का या 3 वो बॉलर इस पर्टिकुलर अपने 4 ओवर का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, उससे पूरा फर्क ही पड़ जाता है। तो यहाँ मेरा आपसे साफ कहना है कि मेलबोर्न में जो टीम जीतेगी, मैं अभी से आपको बताता हूँ, वो बॉलिंग ही लेगी। दूसरा, पिछले दिनों जिस तरह के बारिश का खतरा रहा है, जिस तरह से वहाँ बादल रहे हैं, हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन अगर हम पिछली बात करें तो जिस तरह से बादल रहे हैं तो स्विंग होने की संभावना वैसे भी बढ़ गई। तो भारत किन्हें खिला रहा है, क्या हम स्पिनर को ले रहे हैं, कि हम फास्ट बॉलरों पे भरोसा कर रहे हैं, इस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। ये बात तो पक्की है कि भारत लगभग 6 से 7 प्योर बैट्समैन खेलने वाले हैं भारत में, और सारा खेल जो बात के 4 हैं, तो हम बॉलर ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट बॉलर ले रहे हैं या स्पिनर ले रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। मुझे लगता है इस कंडीशन में स्पिनर शायद उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, और मेलबोर्न का पुराना रिकॉर्ड भी स्पिनर का नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद शमी या हर्षल पटेल, इनमें से जो भी आ जाए, जो भी आज के मैच में अवेलेबल होंगे, खेलेंगे, तो फास्ट बॉलर की इंपॉर्टेंट भूमिका है। बिल्कुल, पुराना रिकॉर्ड देखते हुए मेलबोर्न में निश्चित तौर पर जो भी टीम जीतेगी वो बॉलिंग ही लेने वाली, जो मेरा सोच है। ठीक है। मनीष जी, आप अभिषेक सर ने जिस तरह से जो ये काफ़ी उनका सटीक विश्लेषण भी रहा है, मैंने देखा है उनको, और दूसरे जब वो अखबारों में लिखते हैं और दूसरे चैनल पे वो जिस तरह से वो अपने आप को बताते हैं, पेश करते हैं, आंकड़े बताते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनका अपना है मानना। आपको क्या लगता है, आप अभिषेक जी से कितना सहमत है? और निश्चित तौर पर जिस तरह से जब अगर मान लीजिए जो बॉलिंग है, अगर कोई भी टीम टॉस जीतती है, वो बॉलिंग करती है, तो भारतीय बॉलिंग अटैक को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? क्या लगता है कि आपको भारत का अगर ये बॉलिंग अटैक हो तो ये मैच विनिंग साबित हो सकता है, जो पाकिस्तान को है कम टोटल पर रोक सकता है? देखिए, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि टॉस T20 में बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और आज की जो कंडीशंस हैं, मेलबोर्न की जो क्लाइमेट है, वहाँ पे कल भी थोड़ी बारिश हुई है, आज का भी संभावनाएं बारिश की है, तो मौसम में नमी तो रहेगी। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करना ही पसंद करेगी। जहाँ तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के पास मीडियम पेसर्स अच्छे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर भारत की तरफ भी देखें तो भारत के पास भी ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते कि भारत का मीडियम पेस अटैक बहुत ज़्यादा ख़राब है। भारत के पास भी एक सफिशिएंट और एक अच्छा बॉलिंग अटैक है। और जहाँ तक टीम कॉम्बिनेशन का सवाल है, मेरे हिसाब से 3-2 के कॉम्बिनेशन पे टीम इंडिया मैच खेलेगी। 3 मीडियम पेसर होना चाहिए और 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए। उसका कारण यह है कि मेलबोर्न का जो ग्राउंड है वो बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि हर मैच में लंबे स्कोर हों। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया, पिछले 10 मैचेस में स्कोर 150-170 के बीच में रहा है। और कल का भी मैच देखें, कल का एक एक्सेप्शनल मैच कह सकते हैं हम। और रही बात इस ग्राउंड पे और ऑस्ट्रेलिया में, जो पावर प्ले का जो यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब पावर प्ले ओपन हो जाता है तो फील्ड ओपन हो जाती है। और पावर प्ले के दौरान क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, तो आपको अगर फील्डर्स के ऊपर से मार के अगर आप रन जल्दी बटोर सकते हैं, या जो भी टीम बटोर लेगी वो एज में रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो टॉस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेट्स और ख़ासकर जो वहाँ की प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से और ग्राउंड के हिसाब से चौकों छक्कों पे डिपेंडेंट ना होके सिंगल डबल्स पे भी टीम को कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। बड़ा मैदान भी है और सबसे आपको केवल चौकों छक्कों पर नहीं डिपेंडेंट नहीं होना। बिल्कुल जी। के जी सर, आपके पास आऊँगा। हमने अब तक देखा है कि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ी हैं, घर में तो वैसे भी मुकाबला नहीं होता है, जब भी आप खेलते हैं तो जो एशिया की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर आप खेलते हैं,
ख़ासतौर से यूएई में मैचेस ज़्यादा खेले हैं। लेकिन अब हम भारत की जो एशिया की जो मैदान है उस पर नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर खेल रहे हैं। तो वहाँ किस तरह से दोनों टीमों के लिए बेहतर खेल दिखाना और ख़ासतौर से जो प्रेशर मुकाबले में है, और क्या लगता है कि अपने को इस मुकाबले में जो ओपनिंग जो जोड़ी रही है वो निश्चित तौर पे परेशानी का सबब रही है टीम इंडिया के लिए, लेकिन आज के बड़े मुकाबले में क्या लगता है रोहित शर्मा, केएल राहुल, किस तरह से उनको खेलना होगा, और अगर मान लीजिए दोनों खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं तो किस पर ज़्यादा दारोमदार रहेगा फिर टीम के स्कोरबोर्ड को आगे ले जाने का, बेहतर स्कोर तक ले जाने का? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि एशिया से बाहर निकलकर जब दोनों ही टीमें मैच खेलती हैं तो जिसकी बॉलिंग अटैक जिसकी जितनी अच्छी होगी, मैं समझता हूं कि एशियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर फास्ट बॉलर्स के लिए एक अच्छा माहौल होता है, जो स्विंग के लिए कहना चाहिए कि बड़ा मददगार होता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी कमोवेश ऐसी ही जगह है जहां पर कि फास्ट बॉलर्स को काफ़ी स्विंग मिलता है। तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि वापस आए हैं, हमने देखा है कि पहले भी उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को काफ़ी तंग किया था। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसा आपने केएल राहुल और रोहित शर्मा की बात करी, तो ये संभल कर शुरुआत करेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक लेफ्टी बॉलर जिसका कि बॉल यदि पड़कर थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, इन स्विंग होता है, तो वो हमेशा खतरनाक होता है। हमने आज से 15 साल पहले भी देखा था, जब इरफान पठान पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने अंदर आती गेंदों पर पाकिस्तान में कहर बरपाया था। लगभग वैसा ही स्विंग इनके पास भी है, शाहीन शाह अफरीदी के पास में, लेकिन इनके पास थोड़ी सी गति ज़्यादा है, जिसके कारण ये बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। गति के साथ भी हमने देखा था जब आज से 1 साल पहले मुकाबला हुआ था यूएई में, गति के साथ जब स्विंग मिलता है तो किसी भी अच्छे बल्लेबाज को भी परेशानी होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि रोहित और केएल राहुल दोनों ही बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, जिनका कि रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे मैचेस जिताए हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक सदी ही शुरुआत करेंगे और इनको सीधे बल्ले से ही खेलने की ज़रूरत वहाँ पर रहेगी, क्योंकि अंदर आती गेंद में जितना क्रॉस होकर यदि जाएंगे तो उतना ही आउट होने का चांस बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ओपनिंग की जहां तक आपने बात की तो रोहित और राहुल दोनों ही संभल कर शुरुआत करेंगे। और जहां इनके आउट होने के बाद में आपने एक सवाल किया था कि किस पर ज़्यादा दारोमदार रहेगा, तो मैं समझता हूँ आज के मैच में विराट कोहली भी उतने ही सबसे अच्छे प्लेयर के तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत को जिस तरह से उन्होंने पिछला अतीत देखें, पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार रिकॉर्ड रहा है उनका, तो मैं समझता हूं कि विराट कोहली से एक अच्छी पारी की उम्मीद हम करेंगे। और सूर्य कुमार यादव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक ज़बरदस्त फॉर्म में आज की तारीख में पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को यदि हम देखें तो एक सूर्य कुमार ऐसे हैं कि जो कि कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली लगातार हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सूर्य कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर आज साबित होने वाले भारत के लिए। एक चीज़ और कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है पास में। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, मनीष भाई से मैं सहमत हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि विराट कोहली का एशिया से बाहर या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड सभी जगह मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने बल्ले से एक ज़बरदस्त छाप छोड़ी है। और भारतीय बल्लेबाजी जो अभी, हालांकि पिछला यदि हम बात करें 1-2 साल उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा बल्लेबाज है वो कि जब वो अपनी लय में होता है तो सामने वाली कोई भी टीम हो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो भारत और विराट कोहली ही दिखते हैं। जी ठीक है। अभिषेक सर, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से जो आज का मुकाबला है, क्या लगता है कि जो भारत की प्लेइंग 11 है किस तरह की हो सकती है, और वो प्लेइंग 11 विनिंग प्लेइंग 11 होगी, वो मैच जिताने वाली प्लेइंग 11 होगी? क्या लगता है कुछ आपको उलटफेर भी ऐसे देखने को मिल सकता है कि नहीं ये खिलाड़ी बाहर होगा, कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं कि जो थोड़ा सा चौंकाए, कोई ओपनिंग क्रम में या मिडिल ऑर्डर में कुछ बड़ा चेंजेस आज हमको देखने को मिल सकता है क्या? देखो शोभित, मुझे लगता है राहुल द्रविड़ जिस तरह के कोच हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के कोच हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग करना या एक मैच में अचानक किसी को चौंका देने वाला कोई निर्णय, ये मुझे लगता नहीं राहुल द्रविड़ लेगा। और राहुल द्रविड़ लेंगे, और रोहित शर्मा भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं चूंकि, तो वो भी इस तरह का नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है टीम तो लगभग मोरलेस वही रहने वाली है जो हमारी पिछले लगभग 6 महीने से खेल रही है, कि ओपनिंग राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा करेंगे, फिर फर्स्ट राउंड में विराट आएंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सूर्य कुमार आएंगे, फिर उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या रहेंगे, फिर दिनेश कार्तिक रहेंगे, और फिर उसके बाद फिर हमारी पंत या टेल शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई खास चेंज होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वजह समझिए कि जब भी कोई बड़े मैच का बड़ा मुकाबला हो तो आपकी जो अनुभवी प्लेयर हैं उन्हें तो निश्चित तौर पे ना सिर्फ खेलना चाहिए, बल्कि यही तो टाइम है कि वो साबित करें कि उनके पास अनुभव है, उनके पास हर तरह के मैदान में, विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मैदान में खेलने का एक्सपीरियंस है, उन्होंने साबित किया हुआ है।
यहाँ मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो शायद उतने सक्सेसफुल ना हो। उसकी जगह जो मुझे चांसेस लगते हैं, एक तो विराट के लगते हैं, क्योंकि उन विराट के साथ जो उनका तरीका है खेलने का, वो काफ़ी कुछ सिचुएशन को समझ के खेलते हैं। जबकि सूर्य कुमार के साथ क्या है, उनकी अपनी एक स्टाइल है हिटिंग करने की, और वो हर जगह वही कोशिश करते हैं कि फर्स्ट बॉल से डोमिनेट करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैदान, जिस तरह के मेलबोर्न की पिच है, जिस तरह के बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी हो या जिस तरह हारिस राउफ हो या नसीम हो, तो उस तरह के वो बॉलर नहीं है कि आप उन्हें फर्स्ट बॉल से हिट कर सकते हैं। आपको कुछ बॉल कुछ समय वहाँ पे बिताना पड़ेगा। तो वो सूर्य कुमार यादव मुझे लगता नहीं कि वो बैट्समैन है जो की प्लेयर बनेगा इस मैच में। वो निश्चित तौर पर बन सकते हैं तो वो विराट कोहली हो सकते हैं। एक हार्दिक पांड्या निश्चित तौर पर एक हीरो है, वो किसी भी मैच को बहुत नेचुरल तरीके से वो हर बॉलर को खेलते हैं, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं। इसके बाद मैं एक और बॉलर जो मुझे काफ़ी उम्मीद है वो है भुवनेश्वर कुमार। मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार इस तरह की कंडीशन है, बहुत बढ़िया स्विंग, चूंकि वो अंदर बाहर दोनों तरह से करा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्विंग कराने का, स्विंग के माहौल मतलब जो एनवायरनमेंट है उसमें उनको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा, और वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं इस तरह के मैच में। फिर अगर बात करें, अगर हम पिछले 2-3 मैच की, भारत की पिछले 3 मैच की बात करें, भारत ने मेलबोर्न में 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं, 1 हारा है। और इसके अगर जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने मेलबोर्न में सिर्फ 1 मैच खेला और वो भी हारा है। और ओवरऑल पिछले 2 साल का अगर मैं एनालिसिस करूं पाकिस्तान का और भारत का खेलने का तरीका ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत ने T20, टेस्ट और वनडे तीनों में बहुत बढ़िया तरीके से डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऑस्ट्रेलिया के मैदान में, और लगभग हर तरह के क्रिकेट में वहाँ पे ट्रॉफी जीती। जबकि इसके उलट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पिछले 2 साल का बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं है ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में। उनकी ओपनिंग अगर चल गई तो चल गई, अदरवाइज उनका पूरा जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल करता रहता है, और बड़े मैच, बड़े स्कोर उन्होंने किए ही नहीं। तो ओवरऑल रिकॉर्ड को भी अगर हम देखें तो वो भारत के पक्ष में ही है। लेकिन T20 एक अलग तरह की चीज़ है, इसमें आप 3 ओवर में ही पूरा खेल बदल जाता है। एक प्लेयर, अननोन सा प्लेयर भी खेल बदल देता है, जैसा कि हम पिछले कुछ मैच में देख भी रहे हैं। तो वो एक एलिमेंट रहेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान मैच के अगर हम देखें तो पिछले अगर 10-12 मैच को देखें तो काफ़ी कुछ बैलेंस रहा है। कुछ मैच भारत ने निश्चित है हारे हैं, पिछला मैच, लास्ट मैच भी हारा है, लेकिन रिकॉर्ड या जो टीम स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम बैटिंग की बात करें, तो हमेशा भारत ने डोमिनेट किया है। तो यहाँ भी चांस मुझे यही लगता है, अगर भारत पहले खेलेगा तो भारत का कम से कम प्लान होगा कि 170 to 200 के बीच का स्कोर करें, ये उनका प्लान हो सकता है अगर वो बनाएंगे टीम मीटिंग में। और अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि 150-160 के अंदर पाकिस्तान को आउट करें, और उसमें भुवनेश्वर कुमार, जैसा मैंने कहा, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट निश्चित तौर पर इस तरह की कंडीशन में हो सकता है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊँगा। मनीष जी, थोड़ा सा भारत पाकिस्तान के मुकाबले से अलग हट के बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है और भारत अपना पहला मुकाबला खेलेगा। जो दोनों ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए और बी की बात करें, बी में जो टीम इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, तो और उसके अलावा जो ए ग्रुप है, आप किस तरह से देखते हैं जो ए और बी ग्रुप है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको कि ये ग्रुप काफ़ी मुश्किल है, इसमें ज़्यादा फाइट होगी, इसमें थोड़ा सा कम फाइट है, इसमें उतनी ज़्यादा चैलेंजिंग टीमें नहीं है जो ज़्यादा आपको चुनौती नहीं दे सकती? क्या लगता है आपको? देखिए, हम जब एक टूर्नामेंट्स खेलने, वर्ल्ड कप लेवल का टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, तो हमें यहाँ पे हर टीम या किसी भी टीम को हल्के में लेना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है। तो जहाँ तक सवाल पूल्स का है कि इंडिया का पूल भी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूल बी में भी जो टीमें हैं वो सभी टीमें बहुत अच्छी हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा टीमें हल्की, दोनों ही पूलों में 1 या 2 टीमें हैं ऐसी जो कि कमज़ोर हैं। लेकिन पूल के हिसाब से देखें तो दोनों ही पूल बैलेंस्ड हैं, और अपने पूल से अगर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान ये टीमें हैं जो कि आगे जाने की संभावना है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है। तो जहाँ तक सवाल पूल्स का है, तो पूलों में तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं रखता कि कौन सा पूल क्या है। ओवरऑल टीमें वही आगे आती हैं जो रेगुलर क्रिकेट या रेगुलर इंटरनेशनली क्रिकेट खेल रही हैं और जो टॉप 6 टीम्स में हैं। फिर भी सर, मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा सा जो पूल ए है, ग्रुप ए है, वो थोड़ा सा टफ दिख रहा है मुझको। यहाँ पे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, नीदरलैंड है, श्रीलंका है, तो काफ़ी। और दूसरी तरफ आप ग्रुप बी में देखते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे।
तो थोड़ा सा मुझे लगता है मैं थोड़ा सा एक बार अभिषेक सर के पास आना चाहूँगा। अभिषेक सर, आपको क्या लगता है, आप दोनों जो ग्रुप को देख रहे हैं, जिस तरह से जो दोनों टीम्स बटी हुई हैं, जो दोनों ग्रुप्स में टीम्स बटी हुई हैं, क्या लगता है कि ग्रुप ए कुछ ज़्यादा फाइट वाला नहीं है यहाँ पर, कि आपको बहुत कुछ दमदार खेल दिखाना होगा? नहीं, देखिए शोभित, ऐसा है क्रिकेट में और विशेष तौर पे T20 में बहुत फर्क नहीं पड़ता है जी। यहाँ पे आपने देखा कि नामीबिया भी बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है, आयरलैंड भी बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है, हॉलैंड, नीदरलैंड भी शानदार क्रिकेट खेल रही है, और इवन वेस्ट इंडीज तो बाहर ही कर रही है। तो यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 से 5 ओवर में पूरा खेल बदल जाता है। तो अगर उस दिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एक प्लेयर, मैं कह रहा हूँ नामीबिया का प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बढ़िया बॉलिंग कर गया, या उसने 5 ओवर में 40-45 रन बना दिए, तो पूरा खेल बदल जाता है। तो T20 में बहुत ज्यादा आपके पास संभलने का, वापस आने का चांस होता ही नहीं है। तो इसलिए ग्रुप से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कागजों पे, आंकड़ों पे आप देखेंगे तो जो ग्रुप ए है वो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ ग्रुप दिख रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें हैं, तो ये टफ है। लेकिन टेक्निकली जब मैदान की बात होगी तो फिर वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। वो फिर कागजों के आंकड़े अलग होते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के मैच की भी बात करें तो कागज में भारत बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जब वास्तविक रूप से मैच होता है तो हर मैच एक अलग कहानी होती है। हर मैच उस दिन की कहानी होती है, उस दिन के प्लेयर किस तरह से खेल रहे हैं उसकी कहानी होती है। T20 बेसिकली रैपिड फायर है, इसमें आप किसी भी क्वेश्चन या किसी भी उस पर आप लूज नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है। केजी भाई, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से टीम इंडिया का एशिया कप में जरूर निराशाजनक प्रदर्शन रहा, वहाँ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीते, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाना चाहूँगा जो मैं काफी समय से मुझे परेशान कर रहा है। 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता जी, उसके बाद हमारे यहाँ IPL शुरू हुआ जी, और IPL के बाद इतने सारे T20 वर्ल्ड कप हो गए, हमने एक भी नहीं जीते जी। तो ऐसा क्या हुआ? होना तो ये चाहिए कि IPL से इतने शानदार प्लेयर निकल के आ रहे हैं, तो हमें तो जीतना चाहिए था, लगभग 10 में से 6 वर्ल्ड कप जीत जाना चाहिए था। लेकिन हो उल्टा रहा है कि हम एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं उसके बाद T20 का, जबकि IPL इतना। इस टीम की बात करें जो अभी टीम खेल रही है, 5 IPL के कप्तान खेल रहे हैं, जिन्होंने इवन मतलब विजेता हैं जो IPL के। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी हमें डिस्कशन करने की बहुत आवश्यकता है। BCCI को भी इस पर सोचने की बहुत आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम IPL के चक्कर में क्रिकेट पे इतना दबाव डाल रहे हैं, भारतीय क्रिकेट पे, कि वो पूरी एनर्जी अपनी IPL पे लगा देते हैं, और जब ऐसे मुकाबले आते हैं तो हम बेहतर नहीं कर रहे हैं। ऐसी टीमें बेहतर कर रही हैं जो उतना IPL नहीं खेलती उनके। इसमें एक्चुअली मेरे हिसाब से एक्सेस क्रिकेट जो है ना, वो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा थका रहा है हाँ। जिससे उनका इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जो चार्म रहता है वो मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके कमिटमेंट्स अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बजाय कंट्री के लिए। जी ठीक है। अब अभिषेक सर ने बहुत अच्छा सवाल भी उठाया। ठीक है, मैं केजी सर से भी इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर लेता हूँ। केजी सर, जिस तरह से, ठीक है, अभिषेक सर ने भी कहा 2007 में आखिरी बार हमने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान को ही हराया था वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में, और चैंपियन बने थे हम। लेकिन अब 15 साल का इंतज़ार हो चुका है, क्या वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है इस बार? और क्या लगता है कि हम IPL खेल रहे हैं, नए नए खिलाड़ी और तमाम तरह की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, उसके बावजूद 15 साल का ये इंतज़ार क्यों हो गया? देखिए शोभित जी, बहुत अच्छा विषय छेड़ा है अभिषेक जी ने जी। मैं भी इस विषय पे काफ़ी गंभीरता से, मैंने कई जगह कॉलम भी लिखे, उसमें भी मैंने इस चीज़ को उठाया, कई जगह मैंने चर्चाओं में भी इस चीज़ को लेकर आया हूँ। और यदि हम 2007 की और अभी की हम यदि बात करें तो 2007 के बाद हमने 4 साल बाद 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप भी जीता था हमने 50 ओवर का। हम दोनों ही टीमों की यदि तुलना करें तो हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही ज़बरदस्त था जी। उस टीम कॉम्बिनेशन में हम लेफ्टी राइटी के साथ में उतरते थे जी, जो कि किसी भी टीम को तंग करता है। आज हम पिछले 2 साल से यदि देखें तो हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन है वो 2007 और 2011 की तरह नहीं है जी। वहाँ पर ऊपर गौतम गंभीर होते थे, बीच में फिर सुरेश रैना आ जाते थे, उसके बाद में युवराज सिंह होते थे। हमारे पास में एक स्ट्राइक को रोटेट करने का एक ज़बरदस्त ऑप्शन होता था, बॉलर की लाइन और लेंथ को चेंज कराने के लिए एक लेफ्टी राइटी का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता था। हमारे पास यदि हम बॉलिंग में बात करें तो 2007 में RP सिंह थे हमारे पास। आज की तारीख में यदि हम देखें तो एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है। अर्शदीप सिंह है ज़रूर, लेकिन अर्शदीप सिंह अभी युवा हैं।
अर्शदीप सिंह को वो पैनापन लाने के लिए अभी समय चाहिए, अनुभव चाहिए। तो दोनों ही टीमों की, दोनों ही समय की यदि हम तुलना करें 2007 से 2011 के बीच का जो भारतीय टीम का समय और अभी का समय, अभी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रयोग जरूर किए हैं। पिछले 2 साल में भारतीय टीम प्रयोग ही कर रही है। राहुल द्रविड़, BCCI, इनका जो भी भारतीय टीम का थिंक टैंक है, जो भी सोच लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खास नतीजा मुझे दिख नहीं रहा। आखिर में कहानी वहीं की वहीं आई है। जो प्लेयर्स पहले से खेल रहे थे वही प्लेयर्स अभी भी हैं। केवल एक सूर्य कुमार यादव को छोड़ दें या अर्शदीप सिंह को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें भारतीय टीम में दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस मैच में देखा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो प्रैक्टिस मैच था, हम आखिरी तक मैच हार रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त मैच पर पकड़ बनाया था। आखिर में हम घूम फिर कर वो आखिरी ओवर शमी को लेके आए। शमी ने वो मैच में उस मैच में आखिरी ओवर में 3 विकेट लेकर मैच पलट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम 2007 और 2011 से जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन था उसको हम ध्यान में ही नहीं रख रहे हैं। BCCI की बात करूं या राहुल द्रविड़ की बात करूं, मैं बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, हमें उनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन यदि टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये कमी है 2007 और 2011 की टीम की तुलना में। और अभी का जो 15 साल का जो एक बहुत बड़ा जो गैप रहा है, मैं समझता हूँ भारतीय टीम में अभी भी, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम चूँकि भारतीय हैं, भारतीय टीम को ही जीतता हुआ देखना पसंद करेंगे, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ भारतीय टीम मजबूत है और भारतीय टीम निश्चित रूप से वर्ल्ड कप जीतेगी। बस शुरुआत जितनी अच्छी हो जाए, यदि शुरुआत अच्छी हो गई पहले ही मैच में आज, तो फिर धमाके ही धमाके हैं आगे आपको देखने को मिलेंगे। जी शोभित जी, मैं एक और चीज करेक्ट करूंगा शर्मा जी की बात जी कि उस समय तो हमारे पास फास्ट बॉलर भी नहीं थे। जब 7 से 11 तक हमने जीत हमारे पास मीडियम पेसर थे। अब हमारे पास फास्ट बॉलर भी हैं, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शन उस तरह का नहीं है। वो फास्ट बॉलर किसी मैच में चल जाते हैं, प्रदर्शन अच्छा हो जाता है, बाकी हम बहुत बढ़िया उनसे नहीं करा पा रहे हैं। और जैसा शर्मा जी ने कहा कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था टीम का, बैटिंग का, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, वो तो एक पार्ट है। लेकिन तब भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट IPL में हो रही है, फोकस उनका IPL में हो रहा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल जो मैच होते हैं उसमें वो कर रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें रोटेशन पॉलिसी को और ज़्यादा लाना पड़ेगा। हालांकि BCCI कर रही है काफ़ी, इस समय हमारे पास 30-35 प्लेयर हैं जिन्हें हम रोटेशन में खिला रहे हैं, लेकिन उन्हें भी हम अनुभव उतना दे पा रहे हैं क्या? जैसे आवेश खान को बहुत मैच खिलाए, लेकिन वो शायद प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। वो अच्छे बॉलर हैं लेकिन उनसे बेहतर निकल नहीं पा रहा है। इस तरह से कई और प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस समय जो आपके पास प्लेयर थे, जैसे आपने कहा कि मीडियम पेस बॉलर हुआ करते थे, यही हाल 83 वर्ल्ड कप के समय जब हम जीते थे, जो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ की जिस टीम को हराया था वो उससे अच्छी टीम आज तक कोई बनी नहीं होगी। उस समय बड़े लिमिटेड आपके पास जो सोर्सेज थे और जो प्लेयर्स थे, मीडियम पेस बॉलर संधू और घावरी टाइप के लोग थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 2007 के वर्ल्ड कप में थी, वो आपके पास आपकी लीडिंग जो आपके पास लीडर था धोनी, वो जो टीम जिस तरह खिला रहा था, उसकी जो सोच थी, एक विज़न के साथ वो टीम खिलाता था। आज मेरे को नहीं लगता कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी, हर कैप्टन की सोच अलग होती है, पर धोनी की कैप्टनशिप के आगे अगर आप इन कैप्टन को कंपेयर करें तो वो कहीं नहीं टिकते। जी मनीष सर, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और मैं एक सवाल इसी से जुड़ा पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने एशिया कप में देखा, एशिया कप में हमने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मुकाबले खेले। पहले मुकाबले में भी रोहित शर्मा प्रेशर में थे और जो दूसरा मुकाबला खेल रहे थे, और जैसे जैसे जो मुकाबला आगे बढ़ रहा था आप देख रहे होंगे कि काफ़ी प्रेशर में आते जा रहे थे रोहित शर्मा, और जिस तरह से उनको मैच पे एक होल्ड रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो नहीं रह पाया। तो क्या लगता है आपको कि रोहित शर्मा या विराट कोहली इस तरह के खिलाड़ी हैं जो प्रेशर मुकाबले में बहुत जल्दी बिखर जाते हैं क्या? देखिए, रोहित और विराट को कंपेयर करना 2 अलग चीज़ें हैं। रोहित देखा जाए तो अगर आप IPL में जब कैप्टनशिप करते हैं तो बहुत ही कूल और बहुत ही आसानी से कैप्टनशिप करते हैं और मैचेस वो जिता भी हैं। बाकी टीमों के खिलाफ भी हमने देखा, बाकी टीमों के खिलाफ भी बहुत कूल होकर के कैप्टनसी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ना जाने उनको क्या हो जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है जो शायद वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। रही विराट कोहली की बात, तो विराट कोहली का जो नेचर है वो एग्रेसिव रहा है शुरू से ही। अब रही बात कैप्टनशिप में अपने पास जो, हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र है उनको यूज़ करने का, तो मेरा ये सोचना है जैसे भुवनेश्वर को अब जब आप देख रहे हो कंटिन्यूटी में कि पिछले पास्ट में कुछ मैचेस से कि भुवनेश्वर डेथ ओवर्स में प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको 16 ओवर्स के पहले उनके ओवर्स ख़त्म करा दिए जाएं।
उनको आखिरी ओवर्स में बॉलिंग क्यों कराई जा रही है? उनको 16 ओवर तक जब वो बेस्ट बॉलिंग फेंक पा रहे हैं या तो उनको उस समय खत्म कर दिया जाए। दो ओवर का स्पेल या 3 ओवर का स्पेल स्टार्टिंग में करा दिया जाए। एक ओवर का या 2 ओवर का स्पेल आपको 14-15 ओवर तक करके खत्म कर दें। बाकी जो आपके पास जो बॉलर दूसरे हैं, शमी है, अर्शदीप है या हार्दिक है, इनसे क्यों नहीं कराई जा रही? जब हम कंटिन्यूटी में देख रहे हैं कि वो डेथ ओवर में वो प्रेशर में बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको बॉलिंग नहीं कराना ही चाहिए। तो यही चीज़ है कि यही एक कैप्टन का काम है कि हम अपने पास जो उपलब्ध साधन है उनको किस तरह यूज़ करें और कहाँ पे किस समय किस कैपेबिलिटी से यूज़ करते हैं जी। यही एक कप्तान का काम होता है। तो ये इस मामले में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं रोहित चूक रहे हैं जी। ठीक है सर। अभिषेक सर, आपके पास आऊँगा। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान की सारी टीम को आप एक और रख दीजिए बैटिंग में, और रिजवान और बाबर आजम, और बाबर आजम को भी आप छोड़ दें तो रिजवान पे अगर फोकस करें तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो पिछले कुछ समय में बहुत शानदार ढंग से खेल रहा है। इसको आउट करना हर गेंदबाज के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। आपने देखा होगा जब अभी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, तो अभी रिजवान का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। अभी तक करीब 68 T20 मैच खेल चुके हैं रिजवान, और 52 से ज़्यादा की औसत से उन्होंने करीब 2429 रन बनाए हैं जी। किस तरह से आप इस खिलाड़ी को देख रहे हैं? और मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जितना बड़ा मुकाबला है उतना ही शानदार इसका प्रदर्शन हो जाता है जी। देखिए क्या होता है कि जब कोई प्लेयर इन मेकिंग होता है, जब प्लेयर बन रहा होता है, बड़ा प्लेयर बन रहा होता है, महान प्लेयर बन रहा होता है, तो उसकी 2-3 चीज़ों से समझ में आता है कि एक तो वो बड़े मैचों में, अच्छे मैचों में, इंपॉर्टेंट मैचों में कैसे प्रदर्शन कर रहा है और कितना उसका जो प्रदर्शन है वो लगातार है। अगर मैं बात करूं पिछले 9 मैच में रिजवान ने 361 रन बनाए पिछले 9 T20 में, और काफ़ी कंसिस्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं टॉप 4 प्लेयर की बात करूं दोनों टीम के, कि अगर मैं भारत की तरफ से बात करूं तो भारत में विराट और सूर्य कुमार यादव, और पाकिस्तान में बाबर आजम और रिजवान, इन सभी लोगों ने एवरेज पिछले 10 T20 की बात कर रहा हूं, उसमें औसत रूप से 350 से ज़्यादा रन बनाए इन चारों प्लेयर ने। तो इसका मतलब ये है कि और रिजवान की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये है कि इन सब से अलग हटके उसने ये किया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, लूज शॉट नहीं खेलता है, सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो नेचुरल प्लेयर है। देखिए कई प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ते, वो बहुत जल्दी बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा शॉट मारना है इसमें, और बहुत ही बढ़िया तरीके से गैप्स में निकालते हैं, गैप्स में खेलते हैं, सिचुएशन के साथ खेलते हैं। तो ये ही बड़े और महान प्लेयर की निशानी होती है, जिसमें रिजवान निश्चित तौर पे फिट हो रहे हैं। बाबर आजम से बहुत जल्दी वो आगे निकल गए हैं और आने वाले समय भी। लेकिन कुछ उनकी जो कमियां हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कई बॉल जो हैं वो अपने शरीर से काफ़ी दूर खेल लेते हैं। क्योंकि अभी आपका बहुत बढ़िया गोल्डन टच चल रहा है, बहुत बढ़िया आपका फॉर्म चल रहा है, तो वो बॉलें भी निकल रही हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो सामने वाली टीमों के कोच हैं वो आपकी उस कमी को पहचान लेते हैं कि ये बॉडी के पास नहीं खेलते हैं, बहुत सारी बॉलें जो ऑफ के बाहर हैं, इनको बॉडी से काफ़ी दूर खेल रहे हैं। तो इस तरह की ही जब दूसरी टीमों के कोच सामने वाले इंपॉर्टेंट प्लेयर की गलतियों को, उनकी कमियों को ढूंढ लेते हैं और फिर वो उन कमियों के साथ ही जब अटैक करते हैं, तब वहाँ ही समझ में आता है कि वो वाकई महान प्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे विराट कोहली ने लगातार अपनी कमियों पर काम किया, इसीलिए इतने सालों तक बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली, और उसमें उनकी एग्रेसिव तरीके से क्रिकेट खेलने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो रिजवान अभी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गोल्डन टच में चल रहे हैं, लेकिन उनकी कमियां भी बहुत सारे कोचों को समझ में आ गई ऑलरेडी। तो उसकी काट वो तैयार कोच ऑलरेडी कर रहे हैं, और कुछ टीमों ने अभी साबित भी किया है कि उनको उनकी कमियों वाले जो रीज़न है उसमें ही बॉलिंग कर रहे हैं वो जी। तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम प्लेयर्स को अपन किसी ग्रेडेशन में रखने के पहले ये जरूर देखें, रनों के अकॉर्डिंगली ना देखें, उसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली देखें। जैसे आपने अभी कहा कि 10 मैचों में 350 के ऊपर रन रिजवान ने बनाए हैं, कोहली वगैरह ने भी उतने ही बनाए, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी हमें देखनी है कि आपने 2 मैचों में ज़्यादा रन करके और 350 कर दिए हैं कि 10 मैचों में कंटिन्यूटी में आप रन बना रहे हैं। कंसिस्टेंसी आपको महान प्लेयर बनाती है, ना कि 1 या 2 मैच में करके। जी केजी भाई, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से ठीक है बाबर आजम का है, रिजवान का अपना है, गेंदबाजी में क्या लगता है कि पाकिस्तान की कौन से गेंदबाज ऐसे हैं जिनसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बच के खेलने की ज़रूरत होगी? देखिए ठीक है, शाहीन आफरीदी का अपना है, लेकिन हमने पिछली बार देखा था एशिया कप में नसीम शाह, बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की है। क्या लगता है कि नसीम शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और ये टीम इंडिया को मुश्किल में डाल सकते हैं?
निश्चित रूप से नसीम साहब बहुत अच्छे बॉलर हैं और मैं तो कहता हूं कि अभी क्या पाकिस्तान तो एक तरह से तेज गेंदबाजों के लिए वहां की मिट्टी में ही ऐसा कुछ है कि वहां से तेज गेंदबाज एक के बाद एक बहुत अच्छे निकलते रहे हैं और पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइन हमेशा से बहुत ही अच्छी रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में चाहे वो हसन अली हों, चाहे वो नसीम शाह हों, चाहे वो शाहीन अफरीदी हों और उसके साथ में फिर उनके पास में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं बीच में, तो एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन, अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान के पास में। तो जो पाकिस्तान को यदि गेंदबाजी की तुलना यदि मैं करूं तो भारत से थोड़ा सा ऊपर रखता हूं मैं जी, क्योंकि भारत के पास में जो गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार हैं, यदि हम पिछले अभी 2 सीरीज हम उठा के देखें तो भुवनेश्वर कुमार उस लय में नहीं है। भुवनेश्वर कुमार जैसा कि अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे थे, मनीष भाई ने भी कहा कि भुवनेश्वर कुमार को 15 से 16 ओवर के आसपास गेंदबाजी देने के लिए, मैं समझता हूं कि ये बेसिकली स्विंग बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, इनके पास वो गति नहीं है और जिस विकेट पर इन्हें स्विंग मिलेगा, जिस विकेट पर ये अच्छा बॉल को स्विंग कराने में सफल हो जाते हैं, उस विकेट पर ये बड़े घातक होते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं वो इनके फेवरेबल हैं और मैं समझता हूँ हो सकता है हमें एक अलग तरह का भुवनेश्वर कुमार अभी देखने को मिले। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो भारतीय गेंदबाजी भी लगभग पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देने में सफल होगी और मैं समझता हूँ कि कांटे की टक्कर दोनों ही डिपार्टमेंट में, दोनों ही टीमों के गेंदबाजी डिपार्टमेंट में। मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप जो है इस कंडीशंस में अच्छे साबित हो सकते हैं क्योंकि उनका बॉल काफी अच्छा मूव हो रहा है और लेफ्टी भी है निश्चित रूप से। और उनके पास सबसे बड़ा तगड़ा यार्कर जो है उनके पास में अर्शदीप सिंह, यदि हम भारतीय टीम की पेस बैटरी को यदि देखें तो उसमें सबसे अच्छा इफेक्टिव यार्कर जो यूज कर रहे हैं, जो इनसिंगिंग यार्कर जैसे हम बोलते हैं लेफ्टी का, वो सबसे अच्छा यदि कोई फेंक रहा है तो वो इस समय अर्शदीप सिंह है और निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद उनसे हम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अर्शदीप का मामला है, मैं एक चीज और कहूंगा कि उसके साथ जो पिछले कुछ मैचों की रही है कि अभी चूंकि अनुभव नहीं है, इसके कारण जैसे ही उन पर रन पड़ना शुरू होते हैं उनके लय वय सब खराब हो जाती है। फिर वो तो मेरा ये कहना है, आप लोगों की बात से सहमत हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि चूंकि अनुभव की कमी है तो इस तरह के इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें ज्यादा खिलाना चाहिए जिससे उनको कंडीशन समझ में आए, प्रेशर को झेलने की क्षमता विकसित हो और उन पर ट्रस्ट दिखा के, अगर कप्तान ट्रस्ट दिखाएगा कि हमें ट्रस्ट है आप पे, आप हमें विकेट लेके दो, भले रन चले जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए ये कप्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बॉलर का इस्तेमाल किस समय किस चीज़ के लिए कर रहा है। क्या वो विकेट लेने के लिए करवा रहा है या उस समय वो रन रुकवाना चाहता, तो डिपेंड करता है। तो ये अगर वो उसको कॉन्फिडेंस देंगे रोहित कि आपको उससे हमें विकेट लेने की उम्मीद है, रन चले जाने दो, भले 12 रन दो आप, लेकिन एक विकेट ले दो, तो डिपेंड करता है ये सिचुएशन भी। अभिषेक सर, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, जो पिछली बार एशिया कप का आपने मुकाबला देखा होगा, एक अर्शदीप से बहुत ही आसान सा कैच छूटा था और उसके बाद जिस तरह से जो चीज़ें हुई थी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खेल है, खेल को खेल की तरह से लेना चाहिए, लेकिन जो हुआ था, क्या लगता है कि उसका भी थोड़ा बहुत आज, चूंकि पाकिस्तान ही है और T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला है, सबसे बड़ा मुकाबला है, क्या लगता है कि कुछ प्रेशर भी हो सकता है कि इस मुकाबले में उस पुरानी घटना को लेकर के? भारत पाकिस्तान के तो हर मैच में प्रेशर होता है और ये जो मैच होते हैं इसके लिए शुरू से यही कहा जाता है कि जो प्लेयर बेहतर ढंग से प्रेशर को हैंडल करता है, जो टीम बेहतर ढंग से प्रेशर को हैंडल करती है, वो जीतती है, क्योंकि यहाँ पे 30% पार्ट तो प्रेशर का भी है। तो वो चीज़ तो है ही निश्चित। और चूंकि अर्शदीप अभी नए प्लेयर हैं, उनके ऊपर बहुत सारे फिर वो नस्ली टिप्पणी भी हुई और दूसरा उनको ट्रोल भी किया गया, तो फर्क पड़ता होगा निश्चित तौर पर। प्लेयर जब खेलता है वो पढ़ता है, उसके परिवार वाले उससे बताते हैं, उसका सराउंडिंग वातावरण उस तरह का बनाते हैं, तो प्रेशर होता है। लेकिन बड़ा प्लेयर वही है, इंपॉर्टेंट प्लेयर वही है कि जो इन सब से बाहर निकले और मैदान में अपना 100% दे। उस दिन फिर पुराना क्या हुआ वो सब भूल जाए, अपना बेस्ट उस दिन दे। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है कि उस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद खेले ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है और कैप्टन और बोर्ड ने उनको बैकअप किया है और मैन ऑफ द मैचेस भी रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जब T20 मैचेस में देखा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो अब उससे उनको कॉन्फिडेंस तो मिला ही होगा और उम्मीद करते हैं कि वो पीछे की बातें छोड़ के वो आगे निकल के आएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर, मनीष सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, इतना थोड़ा सा कि श्रेयस अय्यर, इस खिलाड़ी को आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि टीम इंडिया की स्क्वाड में है, क्या लगता है कि आज ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और हिस्सा होंगे तो किस तरह का इनकी पोजीशनिंग होगी, किस तरह के ये खिलाड़ी हैं? आप थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। श्रेयस अय्यर एक बहुत ही अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं, उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में लिया गया है तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के उनकी कोई भूमिका के हिसाब से ही लिया गया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि आज वो शायद प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे। जी, अभिषेक सर, आपको क्या लगता है?
नहीं, श्रेयस अय्यर नो डाउट बहुत बढ़िया प्लेयर है और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो प्रेशर भी बहुत अच्छा हैंडल कर लेता है जी और दूसरा उसने आईपीएल के सारे मैचों में लगभग साबित भी किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से मुझे आज की प्लेइंग 11 में लगता है, शायद रोहित शर्मा जिस तरह के, जैसा मैंने कहा कि कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जिस तरह के ट्रेडिशनल सोच वाले हैं, वो उन प्लेयर पे भरोसा दिखाएंगे जिनके पास अनुभव ज़्यादा है। तो यहाँ मुझे लगता है शायद उनकी जगह आज ना बने, लेकिन मुझे लगता है अगर उन्हें खिलाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि फिर निकालेंगे किसे, जी क्योंकि आपके पास फिर दिनेश कार्तिक का ही ऑप्शन है जिसे आप बाहर करके ले सकते हैं। तो दिनेश कार्तिक मुझे लगता है ज़्यादा यूजफुल प्लेयर हैं आपके पास अगर इन दोनों का कंपैरिजन में बात करें, जी क्योंकि जो लास्ट ओवरों में, डेथ ओवर में उनकी बैटिंग है वो तो शानदार है। तो इसलिए फिलहाल तो मुझे लगता है भले इस मैच में उन्हें ना खिलाएं, लेकिन अगले मैचों में ट्राई कर सकते हैं। इस मैच में चांस कम है। केजी भाई, क्या लगता है कि अश्विन, अक्षर दोनों में से कोई एक खेलेगा या दोनों की संभावना है कि दोनों खेल सकते हैं आज के मुकाबले में? मुझे लगता है दोनों ही खेल सकते हैं, क्योंकि हम गेंदबाजी की जो अभी बात कर भी रहे थे, हम अर्शदीप सिंह पर भी हमने काफ़ी चर्चा करी। अच्छा सवाल किया आपने, स्पिनर्स पर आप आए, अच्छा सवाल किया आपने। पहली चीज़ तो ये कि अर्शदीप सिंह, भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 होती है वो क्या होती है, अर्शदीप सिंह उसमें होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय टीम यदि मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या के साथ यदि जाती है, 3 मीडियम पेसर्स, और उसके साथ में यदि अश्विन और अक्षर को लेकर खेलती है, तो फिर अर्शदीप की जगह नहीं बनती है। लेकिन यदि 4 मीडियम पेसर, यदि वहाँ पर हार्दिक पांड्या के अलावा 3 मीडियम पेसर्स को यदि भारतीय टीम रखती है, तो निश्चित रूप से अर्शदीप सिंह वहाँ खेलेंगे। तो ये तो अर्शदीप सिंह का था। दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अक्षर या अश्विन, तो मैं समझता हूं कि टीम कैप्टन के ऊपर और थिंक टैंक के ऊपर है कि उन्होंने जिस तरह से विकेट को रीड किया होगा मैच के पहले, तो मैं समझता हूं कि बाएं हाथ के अक्षर के ऊपर ज़्यादा मुझे उम्मीद लगती है। यदि 2 स्पिनर्स के साथ में कंडीशंस के हिसाब से यदि वो जाएंगे तभी अश्विन, नहीं तो मैं समझता हूँ अक्षर पटेल। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, तो निश्चित तौर पे वो नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए भारतीय टीम में ऊपर से नीचे तक देखिए कि यदि पंत खेलते हैं तो ही आपके पास एक लेफ्ट हैंडर है, अदरवाइज आपके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है जी। अक्षर पटेल के साथ में जो है उनका बॉल स्किड करता है, वो कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है, लेकिन जो बॉल उनका स्किड करता है, पढ़ने के बाद में थोड़ा सा हाइट लेकर, थोड़ा सा बाउंस लेकर जिस तरह से निकलता है, उसी से उनकी पूरी सक्सेस है, उसी के इर्द गिर्द उनकी बॉलिंग है। लेकिन बल्लेबाजी में भी वो थोड़ा सा चूंकि लेफ्टी हैं, तो एक विविधता वहाँ पर निचले टेल जो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर रहेगा, वहाँ पर एक थोड़ी सी गहराई हमें मिलेगी वहाँ एक। क्योंकि यदि हम पाकिस्तान को यदि देखें तो पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान से ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की और भी तमाम टीमों को देखें तो भारतीय टीम की तुलना में बाकी सारी टीमों में ऑलराउंडर्स की संख्या ज़्यादा है। लेकिन भारतीय टीम के पास में रवींद्र जडेजा चूंकि नहीं है, तो ले देकर एक केवल हार्दिक पांड्या आपके पास ऐसे बच रहे हैं जो कि एक विशुद्ध ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से ही धमाका कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा यदि हम देखें तो बाकी टीमों की तुलना में एक ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर भारतीय टीम थोड़ा सा पीछे है, ऑलराउंडर्स आपके पास नहीं है। तो मैं समझता हूं अक्षर पटेल ज़्यादा मुफीद रहेंगे भारतीय टीम के लिए। क्योंकि समय की कमी है थोड़ा सा, केजी भाई आपसे ही पूछ लेता हूं कि अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या लगता है कि इतना टारगेट आप सेट कर देंगे तो यहाँ पर आप जीत सकते हैं, या पहले आपको गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो क्या लगता है कि आप पाकिस्तान को इस स्कोर पे रोकेंगे और उसके बाद जीत हासिल कर सकते हैं? मैं समझता हूं जैसा कि अभी अभिषेक जी ने कहा था कि बाकी टीमों के कोच जिस तरह से रीड कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, यदि भारतीय टीम 170 से 180 के आसपास का स्कोर करती है, 180 के आसपास स्कोर करती है, और निश्चित रूप से भारतीय टीम ने कुछ वीडियोस के एनालिसिस यदि रिजवान और बाबर आजम के किए होंगे कि कहाँ वो आउट हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा स्कोर होगा और भारतीय टीम मैच ये जीत सकती है, बशर्ते कि रिजवान और बाबर आजम को कैसे आउट करती है इंडियन टीम, उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान चाहे टारगेट चेस करे, चाहे वो पहले बैटिंग करे, टारगेट सेट करे, उनका पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो इन दोनों ही बल्लेबाजों के आसपास घूमेगा। लेकिन भारतीय टीम को मैं समझता हूं कि यदि टॉस जीतते हैं तो बॉलिंग पहले करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वहां मौसम रहा है, क्लाउडी वेदर है, पानी की संभावना भी रही है, हालांकि आज उतना कह रहे हैं कि मैच हो जाएगा, संभावना यही है, लेकिन उस कारण से शाहीन अफरीदी जो शुरुआत में आएंगे उनको इस मौसम का फ़ायदा लेने से भारतीय टीम को रोकना पड़ेगा। यदि भारतीय टीम टॉस जीतती है तो निश्चित रूप से भारतीय टीम को टॉस टारगेट चेस करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और यदि पहले बैटिंग भारतीय टीम की मान लीजिए आ जाती है, क्रिकेट है, यदि टॉस हार भी गए तो 180 के आसपास का स्कोर भारतीय टीम को बहुत ज़रूरी है। मनीष सर, आपको क्या लगता है? मैं केजी भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और करना भी चाहिए। रही बात टारगेट की, तो
भारतीय टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो 170-180 का टारगेट मेलबोर्न की ग्राउंड के साइज़ के हिसाब से आई थिंक सफिशिएंट टारगेट रहेगा। किसी भी टीम को चेस करने के लिए उसमें दिक्कत आएगी। और अगर बाय चांस पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो इंडियन टीम को 150 के अंदर उनको आउट करना चाहिए। और ग्राउंड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं पहले एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो आपके पावर प्ले है प्लस आपको सिंगल डबल्स को आपको इम्पोर्टेंस देके खेलना होगा जी। स्ट्राइक रोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है अभिषेक सर, आपने तो पहले ही बता दिया था कि 172 से और तकरीबन 200, लेकिन क्या लगता है कि कौन सी टीम ज़्यादा भारी आपको नजर आ रही है और मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है? नहीं, भारी तो हर तरह से भारतीय टीम ही है तो वहाँ कोई डाउट नहीं है। उस दिन कौन भारी होता है डिपेंड करता है उस दिन प्रेशर को, मतलब आज प्रेशर कौन झेलने वाला है। भारतीय टीम प्रेशर भी बढ़िया। क्या लग रहा है कि आज कौन सा खिलाड़ी भारत के लिए धूम धड़ाका करने वाला है? कल दिवाली है लेकिन दिवाली से पहले आज धूम धड़ाका, वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी, एक खिलाड़ी का सर प्लीज नाम बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर भारत की तरफ से हम बात कर रहे हैं तो आज की प्लेयर हो सकते हैं विराट कोहली। आपको याद है पिछली हमने सर बहुत शॉर्ट में चलिए विराट कोहली हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और अक्षर पटेल। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शाहिन अफरीदी एक हैं ही, और इसके बाद रिजवान अहमद। इन दोनों ये की प्लेयर होंगे दोनों टीमों। ठीक है। तो सर आज अभिषेक सर आप हमारे साथ जुड़े, मनीष सर आप और जेपी सर आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, आंकड़ों पर बात करने के लिए। तो अब से 1 घंटे बाद सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो जाएगा। बाबर आजम की सेना और रोहित के रणवीर जो है आमने सामने होंगे, और जो मुकाबला होगा वो पूरी तरह से जो खचाखच ग्राउंड है वो पूरा भरा होगा। और उस मुकाबले को लेकर के हम भी एक्साइटेड है और जो करोड़ों फैंस है वो एक्साइटेड है। खैर अब देखते हैं इस सबसे बड़े मुकाबले में कौन किसको मात देता है, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के दर्शक हैं वो यही चाहते हैं कि जीते टीम इंडिया और दिवाली का बड़ा गिफ्ट हिंदुस्तान को दे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।